अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। और इससे पहले कि हम चलें जी न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे हम सबसे पहले पाकिस्तान की, और सबसे पहले आज बात की जाएगी इमरान खान की। जी हाँ, इमरान खान साहब जो कि आजकल जेल में हैं, और एक के बाद एक आपने देखा कि इमरान खान साहब के अरेस्ट होने से पहले भी और अरेस्ट होने के बाद भी एक के बाद एक इमरान खान साहब की पार्टी के लोग सामने आए, और उन्होंने कहा कि जी उन्होंने इमरान खान की पीटीआई को छोड़ दिया है, और अब वो, या फिर उन्होंने ये तक कहा कि हम सियासत से भी अलग हो गए। इस किस्म की बात की गई इमरान खान के जो साथी थे, यानी उनके साथ जो उनकी पीटीआई के मेंबर थे, या कई बार तो उनके जो मिनिस्टर वगैरह रह चुके थे, उन्होंने भी इसी किस्म की बात की। और अब एक साहब और सामने आए हैं। वैसे तो होता तो ये था कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर जो भी इमरान खान के साथी थे, वो बारी-बारी कहते थे कि जी हमें जो है 9th मई को जो कुछ हुआ, यानी कि जिस तरह से जीएचक्यू पर अटैक हुआ और दूसरे जो मसले बने फौज के साथ पीटीआई के, या जो हंगामा रहा जिसमें आपने देखा कि कोर कमांडर के घर पे भी एक्शन किया गया, वहाँ से उनकी मटन और मोर और पता नहीं चेरीज़ और क्या-क्या उठा के ले गए। तो जी उसके ऊपर भी बात की गई और कहा कि जी हमें बड़ा अफ़सोस है, और इस तरह की बातें करने के बाद ये लोगों ने अनाउंसमेंट ये की गई कि इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं, पीटीआई में अब नहीं रहे हैं, और कई लोगों ने ये कहा कि हम पॉलिटिक्स से ही अलहदा हो रहे हैं। काफ़ी दिन यही सिलसिला चलता रहा, तो लोगों ने कहा कि भई ये तो मतलब अजीब-सी बात लग रही है, और ये तो यही लग रहा है कि इनको सिखा-पढ़ा के भेजा जाता है, और काफ़ी दिन इनको पहले जो है वो अरेस्ट किया जाता है, और फिर जेल से निकलने की कोशिश में लोग ये सब कुछ कह देते हैं, या पीछा छुड़ाने के लिए शायद अपने आप को बचाने के लिए बातें कर रहे हैं। ये बात बहुत बढ़ चुकी थी। अब जी एक साहब और सामने आए हैं, और उनका नाम है उस्मान डार। जी हाँ, उस्मान डार साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर हैं। खान साहब से काफ़ी नज़दीक रह चुके हैं और बड़े फ़ेवरेट रहे हैं, तरह-तरह की इनकी स्टेटमेंट्स भी आती रही हैं। लेकिन एक मुख़्तलिफ़ चीज़ जो हुई है, या एक डिफ़रेंट जो इनका स्टाइल हमने है वो ये देखा कि इन्होंने आने के बाद पहले ही अरेस्ट हुए, और अरेस्ट होने के बाद जब ये बाहर आए तो उन्होंने आकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। उसके बजाय उस्मान डार साहब ने सीधे-सीधे इंटरव्यू दे डाला। जी हाँ, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया कामरान शाहिद को। कामरान शाहिद जो हमारे एक टीवी एंकर हैं, उनको उस्मान डार साहब ने इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उस्मान डार साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब, यानी कि जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होने के साथ-साथ पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, जो 9th मई का वाक़या था वो पूरा का पूरा इमरान खान ने ही बनाया था, और मास्टरमाइंड उन्होंने इमरान खान को ही करार दिया। जी हाँ, और अब ये बताया जा रहा है कि पूरी एक चार्ज शीट बना ली है इमरान खान के खिलाफ उस्मान डार साहब ने, और वो क्या होता है जी, वादा माफ गवाह बन गए। जी हाँ, अब वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयान देंगे अदालत में, और इस तरह से वो वादा माफ गवाह बन गए हैं। उन्होंने ये टीवी इंटरव्यू देते हुए पूरी तरीके से उन्होंने यही बताया कि ये सब कुछ प्लानिंग इमरान खान की थी। इमरान खान ने ही प्लान किया था कि अगर उनको अरेस्ट किया गया, अगर वैसे तो बहुत टाइम से कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाए, मगर खान साहब किसी के काबू नहीं आ रहे थे। तो अब उन्होंने ये कहा, यानी कि उस्मान डार साहब का कहना ये है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो उनके अरेस्ट होने पे जो है वो बहुत हंगामा किया जाए, और जहाँ-जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पर, जहाँ पे फौजी समझे तनसीबात होती हैं, या फौजी जो जीएचक्यू है और दूसरे कई जगहें हैं जो कि खास तौर पे फौजी कहलाती हैं जगहें, उनके ऊपर अटैक किया जाए। ये उस्मान डार साहब का दावा है। उस इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा कि ये सब कुछ इमरान खान साहब ने ही प्लान किया था, और उन्हीं ने कहा था कि अगर उनको अरेस्ट किया जाए, तो इस तरह से उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो जीएचक्यू पे और दूसरी जगह पर अटैक करें, ताकि जो आर्मी चीफ हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सके। ये कहना है जी उस्मान डार साहब का, लेकिन उस्मान डार साहब के ये कहने के बाद पीटीआई के कुछ मेंबर सामने आए हैं, जिसमें अहमद अजहर साहब भी शामिल हैं। उनका कहना भी यही है कि जी असल में बात कुछ और है, और क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है उस्मान
ڈار صاحب کو उनको बहुत डराया धमकाया गया है, शायद वो इस वजह से इस किस्म का इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे पहले जो भी आता था, यानी कि जो भी जेल से बाहर आता था और इमरान खान के जितने साथी जो अरेस्ट होते थे और बाहर आते थे, तो वो बाहर आके एक बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, जिस शहर में भी होते थे, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कहीं पर भी मौजूद होते थे, वहां पर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसके बाद वो कह देते थे कि जी हमने पीटीआई को छोड़ दिया है। और कई लोगों ने तो ये भी कहा कि हमने सियासत को ही छोड़ दिया है। हमने देखा शीरी मजारी ने भी यही किया, फवाद चौधरी ने भी यही किया और कई दूसरे लोग निकले, और जिनमें के फिरदौस आशिक अवान और बेशुमार लोग, जिन्होंने या तो कोई पार्टी ही बदल दी या फिर उन्होंने सियासत ही छोड़ दी। लेकिन उस्मान डार साहब का अंदाज जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। उन्होंने जी बिल्कुल इंटरव्यू दिया कामरान शाहिद साहब को, और उसमें उन्होंने ये सारी बातें की कि हर चीज के पीछे इमरान खान साहब थे, हर चीज में मास्टरमाइंड उन्होंने इमरान खान को ही ठहराया। अब कहने वाली बात ये है कि लगता ही है कि जी इलेक्शन से पहले, जो कि पाकिस्तान में बताया जा रहा है कि जनवरी में शायद इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शन से पहले पहले इमरान खान जो ऑलरेडी जेल में हैं, उनको मजीद काफी लंबे अरसे के लिए जेल में रखने का प्लान किया जा रहा है। और अगर ये सारे इल्जामात जो उस्मान डार साहब लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर वो सच साबित हो गए, तो यकीनन खान साहब एक लंबे अरसे के लिए जेल में जाने वाले हैं, और फिर उन्हें बाहर निकलने का शायद का मौका जो है बहुत टाइम के बाद मिले। दूसरी तरफ जो इमरान खान के साथी ऑलरेडी कंट्री से बाहर भाग चुके हैं, जिसमें हमाद अजहर भी शामिल हैं, और उनके साथ साथ शहबाज गिल साहब और कई दूसरे लोग जो पहले ही पाकिस्तान से 9-2-11 हो गए, खान साहब के अरेस्ट होते ही उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और उसके बाद यहाँ से चले गए। उनका कहना यह है कि जी उस्मान डार साहब पर ये प्रेशर बनाया गया है, और ऐसा हरगिज नहीं है कि इस सब चीजों के पीछे इमरान खान थे या मास्टरमाइंड इमरान खान थे। ये बात बार बार बताई जा रही है। इमरान खान के जो बाकी साथी, जैसे मैंने कहा, जो खास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो खास तौर पे ये बातें कर रहे हैं। लेकिन उस्मान डार साहब की इस इंटरव्यू के बाद, उनके इस स्टेटमेंट के बाद, इंटरव्यू के बाद, उनकी मदर यानी उस्मान डार साहब की मदर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है इमरान खान के हक में। वो हम सुन लेते हैं, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब, मेरी बात गौर से सुन लो। जो तुम चाहते थे वो तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पे रखकर अपने मकासद को पूरा किया है। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। अब तेरा मुकाबला मैं करूंगी सियासत में, और मेरा चैलेंज है तुम्हें कि तुम मैदान में आओ और देखो कि तुम्हारे शेर का मैं क्या असर करती हूँ। तुमने जो तुम चाहते थे वो तूने तो कर दिया है। मेरा पहले भी वीडियो पैगाम था कि मैं इमरान खान के साथ डटी हुई हूं और डटी रहूंगी। सियासत मैंने नहीं छोड़ी। अब मैदान में आओ तो देखो क्या होता है। जी, और ये थी उस्मान डार साहब की मदर, और उन्होंने जिस तरह से जो ख्वाजा आसिफ साहब को से बात की और कहा कि जी अब मैं शेर का मुकाबला करूंगी, तो अब देखते हैं कि ये लड़ाई आगे कहाँ तक जाती है। लेकिन जो भी हो रहा है, लेकिन इस सब में जो है वो बहरहाल इमरान खान साहब ही मुश्किल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि इमरान खान जो है वो इलेक्शन के दौरान इमरान खान जेल में ही रहे, कहीं बाहर ना निकल पाए। इमरान खान की पार्टी को इलेक्शन लड़ने से मना नहीं किया गया है, ये कहना है जी हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब का। उनका कहना है कि जी इमरान खान की पार्टी जो है वो बिल्कुल इलेक्शन में हिस्सा ले सकती है, सिर्फ वो मेंबर्स हिस्सा नहीं ले पाएंगे जिनके ऊपर इल्जामात हैं या जिनके ऊपर कोई केस चल रहा है या जो अरेस्ट हो चुके हैं। लेकिन बाकी चीजों में काकड़ साहब का कहना ये कि बाकी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हो, वो बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान के इलेक्शंस में हिस्सा ले सकता है। काकड़ साहब के बारे में भी आप सभी जानते हैं कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ही हैं, तो जाहिर है वो जो बात कर रहे हैं यकीनन एस्टेब्लिशमेंट की जबान में बात कर रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट का शायद यही कहना है। एक और खतरे की घंटी जो इमरान खान साहब के सर के ऊपर मंडला रही है वो ये भी है कि, बल्कि तलवार कहना चाहिए, घंटी नहीं, तलवार मंडलाती है ना, हाँ, अरे हाँ सॉरी, खैर तलवार है या घंटी है, कुछ ना कुछ खान साहब के सर के ऊपर है। और वो ये अब बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी यानी कि इमरान खान साहब की इस वक्त जो मौजूदा बेगम है,
बुशरा बीवी, उनको भी अब लगता है कि अब टाइम आ गया है कि वो दोबारा अपने जो फर्स्ट हस्बैंड उनके थे मानिका साहब, जिनको अरेस्ट किया गया था, और अपने पहले ये जो हस्बैंड के 5 बच्चे हैं वो उनको लेकर कहीं निकलना चाह रही हैं, ये सुनने में आया है। और इसी वजह से अब उन्होंने भी शायद इमरान खान साहब का साथ छोड़ने का फैसला किया है। और उसमें होगा ये, जो अभी तक हमें जो न्यूज़ मिली है, अभी ये नहीं कह सकते कि अभी तक ये बिल्कुल पक्की न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी तक जो न्यूज़ आई है उसके हिसाब से बुशरा मानिका इनका नाम है, अभी तक बुशरा मानिका ही कहलाती हैं, बुशरा इमरान ये नहीं कहलवाती। तो बुशरा मानिका जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं, और सुनने में ये आया है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खान साहब की कई ऑडियोज और कई वीडियोस जो हैं वो भी मीडिया को दिखाएंगी और बताएंगी कि क्या कुछ हो रहा था जमान पार्क में, और किस तरह, या फिर बनीगाला में, और क्या क्या करप्शन हुई है और किस किस्म के काम हुए हैं। ये चीज एक बार फिर जो है बहुत ज्यादा खबरों में है कि जी बुशरा मानिका जो है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। कब करेंगी मालूम नहीं, करेंगी भी या नहीं कर पाएंगी ये भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे भी वही लोग हों जो बाकी लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, और शायद उसके रीजन भी यही हो कि इमरान खान साहब को अंदर रखा जाए। मुझे नहीं मालूम इमरान खान से इतनी घबराहट किस बात की है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे भी जो इलेक्शंस होते हैं उसका कोई खास मतलब नहीं होता। कोई पब्लिक वोट से तो आज तक ना तो नवाज शरीफ आए हैं, ना ही जरदारी साहब आए हैं, और ना ही इमरान खान आए हैं। तो फिर इस बात की घबराहट क्यों है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर हो या जेल के अंदर हो। जाहिर है कि जिसको लेकर आना है एस्टैब्लिशमेंट ने, जो डिसाइड किया होगा कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, तो बिल्कुल वही बनेगा। उसके लिए कोई लीडर जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो, उसके साथ किस किस्म की घबराहट है वो शायद कोई और समझ सके, मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि पीटीआई यानी कि इमरान खान की पार्टी और पीपल्स पार्टी यानी कि जो कहिए तो आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है, वो आपस में क्लोज हो रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टीज जो है वो थोड़ा पीएमएलएन यानी कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी से दूर हो गए, लेकिन आपस में उनकी जो है वो आपस में जरूर बातचीत शुरू हो गई है, और लग ये रहा है कि मिलकर कुछ ना कुछ डिसाइड करने की बात कर रहे हैं। हम आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान की तरफ जो कश्मीर का हिस्सा है, बिल्कुल जिसको कि भारत में लोग पीओके कहते हैं, जी हाँ, कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहा है, और अभी नहीं काफी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है और बढ़ता चला जा रहा है। उसमें कई तरह के जो है वो बातें की जा रही हैं। बहुत से लोगों का कहना ये है कि शायद ये प्रोटेस्ट सॉरी कि शायद ये प्रोटेस्ट इस वजह से चल रहा है कि यहाँ पर जो है वो लोग ये चाह रहे हैं कि वो जाके भारत से मिल जाए। बिल्कुल डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा भी चाहते हो कि वो ये कश्मीर का हिस्सा लेकर और भारत की साइड पे जो कश्मीर है उसके साथ मिल जाए, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं चाह रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कुछ और भी इश्यूज हैं गवर्नमेंट के साथ, और अगर गवर्नमेंट ने वो इश्यूज हल ना किए तो यकीनन जो बाकी बचे कुचे लोग रह गए जो भारत के साथ अभी मिलने को नहीं कह रहे, शायद वो भी फिर उसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाए। जो लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें भारत के साथ जाने दो, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो इस वक्त भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर सुना गया है कि पुलिस जो है वो काफी जो है उन्हें टॉर्चर भी कर रही है, उनके ऊपर बड़े जबरदस्त किस्म का लाठी चार्ज और इस किस्म की चीजें करके उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, उस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मगर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैं बिल्कुल मानती हूँ जो कह रहे हैं कि जी उन्होंने भारत के साथ जाना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं कह रहे कि भारत के साथ जाना है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने उनकी प्रॉब्लम्स यानी उनको बिजली के या इलेक्ट्रिसिटी के बहुत लंबे लंबे बिल आ रहे हैं, उनके यहाँ हर चीज की कमी है, राशन की कमी है, उनके यहाँ एजुकेशन की कमी है, उनके यहाँ रोड्स नहीं बनी हुई हैं, उनके यहाँ किसी किस्म की कोई फैसिलिटी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नहीं दी हुई है, उनको एक तरह से आप समझे बस कोने में डाला हुआ है, और उनको ना कोई पूछता है ना कोई उनका ख्याल करता है, और उल्टा उनके पास से अगर कुछ मिल जाए तो वो उठाकर पंजाब में पहुंचा दिया जाता है, और उन लोगों का हक जो है उनको नहीं दिया जा रहा। तो ऑब्वियसली इस चीज के ऊपर भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये जमीन हमारी है,
اور یعنی کہ جو کشمیری وہاں پہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ زمین ہماری ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے وہ بری طرح سے شور مچا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان چیزوں کو نہ روکا گیا اور زبردستی ان کو ڈرا دھمکا کے ان کا پروٹیسٹ روکا گیا، بجائے اس کے کہ ان کی جو شکایت ہے وہ دور کی جائے، اس کے بجائے پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ پولیس کھڑی کر کے ان کے اوپر ٹارچر کروا رہی ہے، جو کہ بہت غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کس طریقے سے لے کر گورنمنٹ اس کو چلتی ہے، لیکن فی الحال یہ نیوز جو ہے تقریباً پوری دنیا میں ہی سمجھے جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جو کشمیر کو سمجھتے ہیں، یا ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں، یا اس زبان کو سمجھتے ہیں، ہندی اردو سمجھتے ہیں، وہ سب کے سب ان لوگوں کی بات کو سن رہے ہیں، اور وہ سب یہ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کشمیر جو پاکستان سائڈ پہ کشمیر ہے وہاں پہ کیا حالات ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، کراچی میں ڈاکوؤں نے ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں حیدر عباس رضوی، ان سے جی ان کی گاڑی چھین لی ہے۔ جی ہاں، کراچی میں یہ روڈ کرائمز ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ ہیں، اور کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہے، لیکن بہرحال حیدر عباس رضوی صاحب کی گاڑی جو ہے وہ چھین لی گئی ہے، اور اس کے اوپر یقیناً سندھ کی جو گورنمنٹ ہے، جو کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی ہے، اور آج سے نہیں کئی برسوں سے ہے، انہی کی ذمہ داری بنتی ہے، تو میرے خیال ہے پھر مبارکباد بھی انہی کو دینی چاہیے۔ ویسے تو سندھ میں کسی جگہ بھی، کراچی ہو یا کوئی بھی شہر ہو، وہاں پہ لوگ آرام سے روڈ پہ چلتے چلتے، آپ نے دیکھا ہے کئی کنٹریز میں کہ لوگ چلے جا رہے ہیں اور موبائل لے کے باتیں کرتے کرتے واک کرتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں۔ یہ والی عیاشی جو ہے یہ کراچی اور سندھ کے دوسرے شہروں میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ روڈ کرائمز ہیں، اور اگر آپ نے سٹائل مارنے کی کوشش کی فون لے کے تو آپ کا فون کوئی بھی چھین کر بھاگ سکتا ہے، اور اس کے بعد پولیس تو خیر کبھی پکڑتی نہیں ہے اور نہ ہی کبھی پکڑے گی۔ وہ یہی کہیں گے، آپ خیال کیجئے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ جو منسٹر صاحب ہیں سندھ کے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے موبائل کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے یا کوئی ڈاکو چھین نہ سکے، اور یہی حال ہے، یعنی وہ سیکیورٹی کے معاملے کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے، جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے پاکستان، یعنی کہ آٹو پائلٹ پہ۔ ساتھ ساتھ جی پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں جی جو ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں اگر کوئی ایسا ہوا جس نے کہ گھر میں اپنے گاڑی دھونے کی کوشش کی اور گھر میں گاڑی دھوئی گئی، تو اس کے اوپر جی 3000 جو ہے وہ فائن لگ جائے گا۔ یہ کہنا ہے جی لاہور ہائی کورٹ کا۔ لاہور ہائی کورٹ کا کہنا یہ کہ اگر آپ نے گاڑی دھونی ہے تو آپ جائیے کہیں پر پیٹرول پمپ پہ جائیے، یا جہاں پہ گاڑیاں دھوئی جاتی ہیں وہ کار واش ہوتی ہے تو کار واش پہ جا کے اور اپنی گاڑی کو صاف کیجئے۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں کھڑا کر کے یا اپنے گھر کے کار پورچ میں کھڑا کر کے گاڑی کو دھونے کی کوشش کی تو آپ کو 3000 تک کا فائن جو ہے وہ بڑی آسانی سے پڑ سکتا ہے۔ ہم آگے بڑھے، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جی صدر عارف علوی صاحب کا کہنا ہے قومی اسمبلی کے لیے الیکشن جو ہے وہ 5 نومبر کو ہونے چاہیے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کو الیکشن سے قبل باہر رکھا ہوا جمہوریت کی روح کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ خیر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن سے پہلے اگر باہر رکھا گیا، نہیں الیکشن سے باہر رکھا گیا تو یہ الیکشن کی روح کے خلاف ہوگا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے، بولے تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بھی الیکشن لڑنے دیا جائے۔ تو سر وہ تو بار بار ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وہ جو گھوم رہے تھے اور کہاں کہاں، کبھی پیرس چلے جاتے تھے تو کبھی امریکہ تو کبھی سعودیہ تو کبھی کہاں، یہ تو سر انہوں نے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکتی ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ جن کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں وہ لوگ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اور زیادہ تر لوگوں کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 90 سے لے کر اور 98% تک کے پی ٹی آئی کے ممبرز جو ہیں وہ تو ویسے بھی الیکشن سے باہر ہی رہنے والے ہیں، تو اس وجہ سے شاید عارف علوی صاحب پریشان ہیں، اور کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی کے بھی ہیں، اور عمران خان صاحب نے ہی ان کو پریزیڈنٹ بھی بنایا تھا، تو ظاہر ہے وہ نمک کا حق تو ادا کرنا چاہیے، تو وہ بالکل ادا کر رہے ہیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہے پاکستان میں، اور انہوں نے کئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی سٹارٹ کر دیے، اور اس کے لیے کہا یہ گیا
کہ ان کو परमिशन ही नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है। जैसा मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये तो एक गिलास उठाकर इधर से उधर नहीं रख सकते, तो भला ये कोई भी डेवलपमेंट का काम जो है या प्रोजेक्ट जो है उसकी मंजूरी कैसे दे सकते हैं। लेकिन इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही है, इनको लग रहा है कि शायद हम हमेशा के लिए आ गए हैं, या शायद हम केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि हम वो गवर्नमेंट है जो हमें भाई लोग लेकर आते हैं, सिलाए तो भाई लोग ही हैं। क्या करें, वो बेचारे भी कंफ्यूज है, इसलिए कि जब उनसे कहा जाता है कि जी गवर्नमेंट तो भाई लोग बनाते हैं, तो वो कहते हैं हमें भी भाई लोग लाएं। अब एक मिनिस्टर से लेकर और आखिरी मिनिस्टर तक सबके सभी अगर ऐसे ही आए हों, और उनमें से 2-4 शायद अलग से भी आ गए हो, मैं एक सेफ साइड रखने के लिए कह रही हूँ कि हो सकता है 2-4 वैसे भी आ गए हो, लेकिन ज्यादातर जो है 98% मिनिस्टर्स तो जाहिर है कि भाई लोग ही लाते हैं। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमने जी कुछ ही टाइम के बाद चले जाना है, तो भाई ऐसी चीजों में आप क्यों टांग अड़ा रहे हैं जो आपका काम नहीं है। जो आपका काम है आप वो कीजिए, आप वो तो कर रहे नहीं है कि इलेक्शन की डेट दीजिए, इलेक्शन करवाइए और उसके बाद 9 तो 11 हो जाइए। अब लग ये रहा है कि वो काकड़ साहब जो है उन्हें भी प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक था, बड़ा अरमान था, बन भी गए, लेकिन यही है कि अब वो सीट छोड़ने को तैयार नजर नहीं आते। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं और हम मजीद न्यूज के साथ दोबारा जल्दी हाजिर होंगे। खबरें तो बहुत हैं हमारे पास, बहुत न्यूज है, लेकिन जाहिर है कि दूसरी वीडियो में बनाएंगे, सब इसी में सुना देंगे, तो बाकी वीडियो कैसे बनेगी ये भी जरा सोचा करें आप लोग। खैर हम यहाँ से चलते हैं और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और वैसे भी अब आपको पता है अक्टूबर स्टार्ट हो गया, सिर्फ नवंबर दिसंबर 2 महीने रह गए जी, फिर साल खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा था आपसे कि हमारी दुआ है कि ये साल खत्म होने तक आप लोग सिर्फ और सिर्फ खुश रहें और मुस्कुराते रहें। जल्दी फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।